हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाएँ और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, जिनका एग्ज़ाम जो है 1-7-15 अक्टूबर 2023 को लिया जाएगा, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। आज इस सेशन में हम लोग मॉडल पेपर को कवर करेंगे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और देखिए, बिहार पुलिस में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार जब हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे तो देखिएगा कितना स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में हम कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, सभी लोगों से मैं एक बार अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी है आप वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि सेशन को अब हम लोग स्टार्ट करें। चलिए अब सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इम्पोर्टेंट है, कितना स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है और यही लेवल बिहार पुलिस एग्ज़ाम का होता है। चलिए प्रश्न पढ़िए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। आंसर सबको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबको आंसर कमेंट करना है और आप प्रयास करेंगे कि 5 से 7 सेकंड के अंदर में आंसर कमेंट कर देने के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से सेशन को कवर कर लें। बहुत ही कम समय आपकी एग्जामिनेशन में बचा हुआ है, मात्र 15 दिन बचा हुआ है और इन 15 दिनों में मैं आपकी बेहतरीन तरीके से रिविज़न करवा दूंगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। चलिए सभी लोग इस प्रश्न को लगाइए, इसका आंसर कमेंट करके लाइव चैट में बताइए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। देखिए, यहाँ पर पुनर्जागरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रश्न बनता है वर्ल्ड हिस्ट्री से बिहार पुलिस में। देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत जो है यह इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। ये पहले ही आपको बताया हुआ है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, रिविज़न हो जाएगा आपका। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई थी। अच्छा, ये देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति, अंग्रेजी में इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो देखिए, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? तो 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1789 में। 1789 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1789 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस समय अगर पूछा जाएगा कि फ्रांस का शासक कौन था, तो फ्रांस का शासक उस समय लुई 16वां था। लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति का नारा आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति की देन है, किस क्रांति की नारा है, तो याद रखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। क्लियर? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे और इससे पहले 100 से अधिक वीडियोस को हमने कवर किया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पर चले जाइए, मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। बिहार पुलिस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, सभी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन के बारे में मैंने कई दफ़ा आपको बताया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाटरलू की लड़ाई याद रखिएगा 1815 में हुई थी वाटरलू की लड़ाई। ठीक है। इसमें नेपोलियन को जो है बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप पर, कहाँ पर? सेंट हेलेना द्वीप पर, जहाँ पर 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसने 1804 में, नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड लागू किया था जिसको कि नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने अपनी विजयों द्वारा विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था। किस संघ के अंतर्गत संगठित किया था? तो राइन संघ के अंतर्गत
संगठित किया था, यानी कि राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। चलिए दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न कर लेंगे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। अच्छा, दास कैपिटल तो कई दफ़ा मैंने बता दिया है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था। देखिए इसका पहला संस्करण जो है 1867 में, पहला संस्करण 1867 में बर्लिन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1867 में पहला संस्करण इसका प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न पढ़िएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। वर्ल्ड हिस्ट्री से बिहार पुलिस में फ्रिक्वेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी तरह कवर करवा दूँ। ठीक है, तो जो हमारा डेली प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ आ रहा है उसको एक बार कवर कर लीजिए। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उसमें मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चन थे उनको कवर कराया हुआ है। चलिए, और कल ही मैंने आपको 100 इम्पोर्टेंट 2023 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 कवर कराया हुआ है। 100 प्रश्न है करंट अफेयर्स के, देख लीजिएगा। साथ ही साथ हिंदी में किस प्रकार से प्रश्न बनता है बिहार पुलिस में उसको भी मैंने कवर कराया हुआ है। चलिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए। बताइएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ये किस देश में हुआ था, कहाँ पर हुआ था। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर इसका रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। हिंद चीन से संबंधित प्रश्न बिहार पुलिस में जो CSBC है यह बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो यह बार बार पूछती है। चलिए हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे पहले ये जान लीजिए। तो हिंद चीन में कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल है, इसमें चाइना शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। ठीक है, ये चीन से आप ऐसा मत समझिए कि चीन इसमें शामिल था। ठीक है, चीन शामिल इसमें नहीं था। चलिए भारत भी नहीं था, हिंद लिखा हुआ है तो भारत भी नहीं था। हिंद चीन में यही तीनों देश थे, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। छठा प्रश्न देखिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चलिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अगर आप डेट भी जानते हैं तो डेट भी साथ साथ लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, डेट सहित वर्ष लिख करके कमेंट कर दीजिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तारीख और सन दोनों लिख दीजिए। देखिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। अब यहाँ से मैं आपका 3-4 प्रश्न कवर करवाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए फ्लाइंग शटल पूछा गया है। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले पूछा जाता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार मैं आपको बता देता हूँ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है यह जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। ठीक है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है ये जॉन के ने किया था। किसने किया था, जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉन के ने किया था। क्लियर है। अच्छा, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, तो वाटर फ्रेम का आविष्कार जो है रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। यहाँ मैं लिखता हूँ रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। क्लियर है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। चलिए और यहाँ पर देखिएगा ये जो कार्टराइट है, एडवर्ड कार्टराइट, एडवर्ड बना लीजिए, कहीं एडमंड भी लिखा मिल जाएगा। एडवर्ड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था, तो एडवर्ड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था, पावर लूम का आविष्कार किया था। ठीक है, सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। सर्वप्रथम मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना पूछा गया है कि कब हुई थी। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा 1854 में, 1854 में भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग
मिल की स्थापना हुई थी 1854 में, ठीक है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। 1917 में जो है भारत में जूट मिल स्थापित कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए यह स्थापित कहाँ पर हुई थी, सभी लोग आंसर कमेंट करिए, लगाइए इस प्रश्न को, इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये कोलकाता में हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन, देखिए ये प्रश्न नया है आपके लिए, बताइए इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था। 1688 में मैंने आपको बता दिया गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। चलिए बताइएगा इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए यह जो चर्चिस्ट आंदोलन था यह एक श्रमिक आंदोलन था, यह एक श्रमिक आंदोलन था, ठीक है, यह एक प्रकार का श्रमिक आंदोलन था 1838 में। ध्यान रखिएगा 1838 में श्रमिकों ने अपनी मांग का एक प्रपत्र तैयार किया था और उसी को आधार बना करके एक चार्टर तैयार किया गया था और इसी चार्टर को मानने वालों को चार्टिस्ट कहा गया, इसलिए इसका नाम चार्टिस्ट आंदोलन पड़ा। 1838 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। अच्छा कहाँ पर हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो देखिए ये जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था, यह न्यू हैम्पशायर में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, तो ये 1944 में हुआ था और इसी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको कि वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की ट्विन कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। इन दोनों की स्थापना इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1861 में हुआ था और इसका प्रकाशन किसने किया था। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए, समय बिल्कुल मत लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आंसर कमेंट करिए। चलिए राइट आंसर इसका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की भी स्थापना इन्होंने ही किया था, आत्मीय सभा की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बार सभी लोग प्लीज़ फ्रेंड्स सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। सभी लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करना है। जब सेशन समाप्त होगा तो आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। बताइए प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। क्या लगता है इसका आंसर आप लोग दे पाइएगा। चलिए जिनको पता है आंसर दीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी आंसर कमेंट करिए, तुक्का लगाइए कहीं सही हो जाए आपका। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये 1954 में हुई थी। 1954 में जो है प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव दिया था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसने कहा था, यह स्टेटमेंट किसका है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो फ्रेंड्स यह कहा था मार्टिन लूथर किंग ने, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। इसी तरह का लेवल होता है बिहार पुलिस में, इसीलिए लगता है कि अजूबा प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा आधुनिक प्रजातंत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र को जो है प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधिक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नहीं पूछा गया, एग्जाम में भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है। चलिए संघ राज्य की विशेषता क्या क्या है, तो एक तो लिखित संविधान है, बिल्कुल लिखित संविधान यहाँ पर दिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है, याद रखिएगा। शक्तियों का विभाजन है, उसके बाद कठोर संविधान है, दोहरी राजनीति है, इकहरी शासन नहीं, दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका। क्लियर, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, सोचिए थोड़ा देर 5 सेकंड और आंसर फटाक से कमेंट कर दीजिए। देखिए फ्रांस की क्रांति का बिल्कुल दिखता है, अमेरिकी क्रांति का भी दिखता है, बोल्शेविक क्रांति ये रूस में हुई थी 1917 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका भी दिखता है। चीनी क्रांति का नहीं दिखता है। चीनी क्रांति कब हुई थी, आगे प्रश्न आपको मिलेगा, 1911 में चीन की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना, अच्छा नाबार्ड के अभी चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है, नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में, अध्यक्ष कौन है बताइए। तो साजी केवी जो है अभी वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, केवी, ठीक है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, नाबार्ड के चेयरपर्सन है। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, कहाँ पर हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका 1986 में हुई थी, 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 में ही लागू किया गया था, 1986 में ही अधिनियमित हुआ था, तो साथ साथ यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी, बताइए भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई थी कब, राइट आंसर इसका जल्दी से कमेंट करिए। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, अगर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ करके जा रहे हैं। चलिए भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू कब की गई थी, तो फ्रेंड्स देखिए 1983 में हुई थी, 1983 में, ठीक है, पहली बार, उसके बाद दूसरी बार 2002 में और आखिरी बार तीसरी बार 2017 में। तो ये तीनों आप समय याद रखिएगा, ठीक है। 1983 में भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए ये हुआ था कब, तो ये 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में कहाँ, तो स्वीडन में स्टॉकहोम में हुआ था, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ था। यह पहला पर्यावरण सम्मेलन था, ठीक है, पहला पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, 1972 स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन तो आपको याद ही हो गया, इतनी बार मैं बताया हूँ, 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन क्या है, सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है, अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से कमेंट कर देंगे। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है, ठीक है, यह एक मादा हार्मोन है, याद रखिएगा। तो यह स्रावित कहाँ से होगा, तो अंडाशय से। अच्छा अगर पूछता कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है, तो फ्रेंड्स यह वृषण से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम जो है यह इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। चलिए राइट आंसर कमेंट करिए, सोच समझ करके आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह एंजाइम जो है यह कौन सा एंजाइम है, तो यह लाइपेज है। कौन सा एंजाइम है, तो यह लाइपेज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी में टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है, कितना ऊर्जा मुक्त होती है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे और एक बार प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक करिए और आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन का कारण है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करने का तरीका एक ही है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे ग्रुप्स में शेयर करना, ठीक है। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर इसका 30.5 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ये आप एडजेक्ट याद रखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये जो हाइड्रा है इसमें प्रजनन जो होता है ये अलैंगिक विधि से होता है। किससे? अलैंगिक, अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा, अलैंगिक विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन जो है यह मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से होता है। मुकुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक अमीबा में बड़ा पूछा जाता है, अमीबा में जो होता है अमीबा में भी अलैंगिक प्रजनन होता है और इसमें द्विखंडन विधि से होता है, ठीक है। बाइनरी विखंडन या द्विखंडन कहिए, एक ही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कर लेंगे कि पायरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है और यह क्रिया जो है यह कहाँ पर होती है। चलिए बताइएगा, पायरूट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है और यह क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर सभी लोग करिए, कमेंट करके बताइए, लाइव चैट में कमेंट करिए, जल्दी से बता दीजिए। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। मिक्स मत कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर आप याद है फटाफट बता दीजिए। C6H12O6 होता है। तो पूछा गया ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु है, तो कार्बन इसमें 6 है तो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन पूछेगा तो 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन पूछेगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक निम्न में से किसे कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह और ब्लड बैंक, तो कब्रगाह तो आपको पता ही चल गया, यह किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यह प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है, प्लीहा को कहा जाता है और इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कूटपाद किस में पाया जाता है। कूटपाद किस में पाया जाता है, जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। कूटपाद किस में पाया जाता है। तो आपको भलीभांति पता है कि अमीबा जो है यह भोजन ग्रहण कूटपाद के द्वारा करता है। तो अमीबा में पाया जाता है, कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। बार बार बोलता हूँ लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये आपको कंठस्थ याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब आप ऑप्शन कमेंट कर दीजिए कि किस ऑप्शन में दिया गया है। फटाक से ऑप्शन कमेंट करिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये भी आंकड़ा आप याद रखिएगा, ठीक है। बिहार स्पेशल वाला 2 वीडियो मैंने कवर कराया हुआ है, ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा। अगर आप उतना देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका बिहार से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो कवर हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न बिहार पुलिस में नहीं बनता है, इसलिए गुमराह मत होइए। बिहार जीके लगातार सीरीज चल रहा है, वहाँ समय बर्बाद मत करिए, ठीक है। चलिए जनगणना एक बार पढ़ लीजिएगा, जनगणना से प्रश्न बिहार पुलिस में बनता है और शाम में ही मैं आपको बिहार की जनगणना का वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। पानी में डाली गई छड़ी जो है यह टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण कौन सी घटना है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर आपको पता है, यह प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। चलिए सिक्का अपने तल से उठा हुआ दिखाई देता है पानी में, यह भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है।
बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं अवध बिहारी चौधरी हैं और बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, मैं मात्र 5 सेकंड वेट करूंगा। चलिए 1 2 3 4 5, चलिए परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 5 सेकंड मात्र लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर की वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्रपटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? वो छवि जो है नेत्रपटल पर कितने समय तक रहता है? ये एडजेक्ट याद रखिएगा, 1/16 सेकंड तक, 1/16 सेकंड तक। कहीं कहीं आपको 1/15 एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप 1/15 पर लगा दीजिएगा, अगर 1/16 नहीं रहेगा तब। ठीक है, और ऑप्शन में इनमें से अगर कोई नहीं है तब आप इनमें से कोई नहीं ही लगाइएगा, ध्यान से। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? चलिए बताइएगा, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में संरक्षित है? जल्दी से अनुच्छेद कमेंट करिए। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा अनुच्छेद 19 तो आपको याद ही है, अभिव्यक्ति और अन्य स्वतंत्रता दिया गया है इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है निजता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, इसी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। चौथा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा था ये 69 से 74 रहा था। ठीक है, 69 से 74 रहा था, 1969 से 1974 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना पूछा गया है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बड़ा पूछा जाता है। हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा में है। और इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। चलिए, छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लगाइए इस प्रश्न को, छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग लगाइए इस प्रश्न को और आंसर कमेंट करिए। छऊ लोक नृत्य जो है यह संबंधित है किस राज्य से? तो यह संबंधित है झारखंड से, झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड से संबंधित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में रासलीला, रासलीला और नौटंकी, यह उत्तर प्रदेश का है, रासलीला और नौटंकी। ठीक है, गुजरात का तो आपको याद ही होगा, डांडिया, गरबा, ये सब गुजरात का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये मैंने आपको बता ही दिया। बिहार का क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा दर्रा इसमें से मणिपुर राज्य में स्थित है? कौन सा इसमें से दर्रा जो है यह मणिपुर राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सा दर्रा जो है यह मणिपुर में स्थित है? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। मणिपुर में स्थित दर्रा जो है इसमें से तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है, तुजू दर्रा। ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। एक मिनट रुक जाइए, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, अच्छा दीफू कहाँ पर है? दीफू दर्रा अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा, जलेजपा दर्रा ये सिक्किम में है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर के निम्न में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? चलिए सभी लोग इसका एक बार जल्दी से आंसर कमेंट कर देंगे कि कर्क रेखा जो है यह किस देश से होकर के
नहीं गुजरती है? चलिए बताइएगा, आंसर कमेंट करिए कि कर्क रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड्स, देखिए कर्क रेखा जो है यह भारत से होकर के गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, ओमान से भी गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है, चाइना से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी गुजरती है, यूएई से भी गुजरती है, ओमान से भी गुजरती है, सऊदी अरबिया से भी गुजरती है। तो ये मैंने एशियन कंट्री आपको बता दिया। और ये 3 महादेश से होकर के गुजरती है। कौन कौन से ये महादेश हैं? तो ये एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी अमेरिका से होकर के भी यह गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से होकर के नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? जरा उंगली पर काउंट करेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है। चलिए 41 नंबर है कि चीनी क्रांति कब हुई थी? यह मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चीनी क्रांति कब हुई थी। तो देखिए चीनी क्रांति जो हुई थी यह 1911 में हुई थी। चीनी क्रांति 11 में हुई थी। और इस क्रांति का नायक कौन था? तो सन यात सेन थे। सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्होंने एक पार्टी स्थापित किया था, उस पार्टी का नाम कुओमिंतांग पार्टी था। कुओमिंतांग पार्टी था। ठीक है, कुओमिंतांग पार्टी था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है यह कौन सा है? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार पूछेगा तो यह तिब्बत का पठार है। सबसे विस्तृत पठार पूछेगा तो तिब्बत का पठार है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछेगा तो याद रखिएगा यह अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। चलिए उसके बाद देखिए, कोशिश करिए आप लोग 50% नंबर ला लीजिए इसमें। ठीक है, स्कोर बताइएगा तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। चलिए, किस सल्तनतकालीन शासक ने नौरोज उत्सव मनाना प्रारंभ करवाया था? नौरोज उत्सव मनाना किसने प्रारंभ करवाया था? चलिए बताइए। तो ये कौन सा सल्तनतकालीन शासक था? तो यह गुलाम वंश का शासक था, इसका नाम बलबन था। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ठीक है, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। और इसने नौरोज़ त्यौहार मनाना प्रारंभ करवाया था। नियामत खुदाई की उपाधि धारण किया था इसने। ये प्रश्न पूछा गया था कि किसने नियामत खुदाई की उपाधि धारण किया था? तो बलबन ने किया था, बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान है? तो देखिए यह अनुच्छेद कौन सा? अच्छा सबसे पहले बताइए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना तो पता है आपको। और यह राष्ट्रपति जो के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल को? तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और यह किस अनुच्छेद के तहत शपथ का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 159 है, 159। क्लियर है? चलिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है यह कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है ये होता है कौन? तो ये महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्यपाल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यह महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और महाधिवक्ता राज्य सरकार की विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। ठीक है, तो ये महाधिवक्ता हो जाएगा। चलिए, और महान न्यायवादी जो है ये केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि महान न्यायवादी कौन है भारत के, तो आर वेंकट रमनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी लोगों को आंसर इसका पता होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी बिल्कुल, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्लियर है? चलिए, सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। और ये पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है बताइएगा? लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है? लोकटक झील जो है यह किस राज्य में है? तो लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा।
मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? बताइए, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, यह जो मध्याह्न भोजन योजना है इसकी शुरुआत जो है ये 1995 में हुई थी, 1995 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1995 में। अगला प्रश्न हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है कहाँ पर? तो ये जो लसिका सेल है इसका निर्माण होता है बृहद अस्थि में, बृहद अस्थि में होता है, याद रखिएगा। तो ये बृहद अस्थि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लसिका में पाए जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लसिका घाव भरने में सहायक होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू जो है ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, और यह पोंगल से जुड़ा हुआ है, तो पोंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और ओणम केरल में मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा साथ साथ। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी जो है यह संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है यह किससे है? तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो है ये वेट लिफ्टिंग से है, भारोत्तोलन से है। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना जो है यह 1935 में किया गया था, भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 1935 हो जाएगा, 1935 जनवरी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? अच्छा, लोकसभा की पहली महिला महासचिव के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये स्नेहलता श्रीवास्तव थी। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव हैं लोकसभा की पहली महिला महासचिव। क्लियर है? और यहाँ पर राज्यसभा पूछा गया है, तो ये हैं कौन? तो वीएस रमा देवी हैं, और वीएस रमा देवी जो हैं यह पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी हैं। साथ साथ यह भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो इस वर्ष जारी किया गया है इसमें प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, और भारत का स्थान इसमें 126वां है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, करंट अफेयर वाला आप सेशन एक बार कवर कर लीजिए। ठीक है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया हुआ था मैंने आपको, उसको देख लीजिएगा तो सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। एक वीडियो में और आपको करंट अफेयर्स का करवा दूंगा जिसमें 100 प्रश्न लगभग होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये अपना प्यारा भारत बन गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? चलिए बताइएगा, संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात की जा रही है। चलिए आंसर फटाक से कमेंट कर दीजिए। तो ये यूएसए से लिया गया है, और संविधान की प्रस्तावना का भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों को आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल होता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए यह अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है ये किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है
या कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शुक दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिमिर का विलोम शब्द होगा, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइएगा, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर का विलोम शब्द जो होगा, उल्टा बताना है। तो तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है अंधकार, और तिमिर का उल्टा प्रकाश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश दिया गया है, अंधकार इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। हिंदी का प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है। कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब होता है मन में शांति होना। ठीक है, मन में शांति होना। दिल भारी होना, दिल भारी होना मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी होना। आँख का पुतली होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। ठीक है, कलेजा पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ धीरज रखना। ठीक है, सबूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी ईर्ष्यालु सही इसमें से कौन सा लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर ईर्ष्यालु जो है ये वाला सही लिखा गया है, बाकी जितने भी ईर्ष्यालु लिखे गए ये सारे गलत हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गायक का सही संधि विच्छेद, तो ये गय प्लस अक हो जाएगा। गय प्लस अक, या एक मिनट रुक जाइए, ये नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गय प्लस अक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ गय बना लीजिए जरा, यहाँ इस तरह से बना लीजिए गायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 कि किसी और स्थान पर, देखिए इन्वर्टेड कोमा है, किसी और स्थान पर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द अन्यत्र होगा। अन्यत्र मतलब कहीं और, किसी दूसरे स्थान पर, अन्यत्र। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 66 नंबर की कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी दो नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी दो नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं? तो देखिए ये जो नदी जो है, यह नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा और तापी नदी है। कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स यह नर्मदा और तापी नदी है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, घग्गर। ठीक है, ये सब नदियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट नहीं है? फंडामेंटल यूनिट नहीं है। चलिए मौलिक इकाई जो है कौन कौन सी हैं? तो 7 मौलिक इकाई हैं, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, तापमान का इसमें से अगर हम बात करें, मीटर, ठीक है, लंबाई का मीटर, तापमान का केल्विन, किलोग्राम, ये सारे मूल इकाई हैं। और प्रश्न में नहीं पूछा गया तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे ये मूल इकाई है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है और उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगी? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 14 है, तो इसका विन्यास 2, 8 और 4 होगा। यही होगा ना, यानी कि 2, 8, 10 और 4, 14। तो उसमें जो होगा कितना उसकी इलेक्ट्रॉनों की संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? तो ये 4 होगी। कितना होगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? सभी लोगों को अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर बिहार अगर दिया हुआ है तो बिहार सिर्फ एक ही देश के साथ सीमा साझा करता है, वो नेपाल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नेपाल दिया गया है। इस तरह से आप इसको पकड़ सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा शून्य प्रदर्शित नहीं करेगा? शून्य प्रदर्शित नहीं करेगा, बताइए इसमें से कौन सा शून्य प्रदर्शित नहीं करेगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके सोच समझ करके बता दीजिएगा। 70 प्रश्न ही हम लोग कवर कर रहे हैं, इन 70 प्रश्नों में से अपना स्कोर बता दीजिए। ठीक है, और एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसको किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए।